दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारत का इतिहास उससे संबंधित आपके सामने जो 1200 ईस्वी से प्रो ऐतिहासिक काल से लेकर आपके सामने 1200 ईस्वी तक का जो पूरा इतिहास का पेपर है या प्राचीन इतिहास का पेपर, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे के सारे पढ़ने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर जरूर से देख लेना। अब अपन पढ़ने वाले हैं आपके सामने यूनिट नंबर थर्ड की तरफ, जहां पर अपन पढ़ेंगे 1750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक की जो राजनीति और अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजों के बारे में, कि उस समय 1750 से लेकर 1200 ईस्वी तक किस प्रकार की राजनीतिक और जो अर्थव्यवस्था देखने को मिलती थी। तो चलो शुरू करते हैं। उसका जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था व विदेश नीति पर विवेचना कीजिए। मतलब अपन ने उत्तर भारत के जितने भी साम्राज्य थे सबके बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं यूनिट फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड में। यूनिट नंबर थर्ड में अब अपन पढ़ेंगे आपके सामने कौन सा, जो दक्षिण भारत के जितने भी प्रमुख साम्राज्य हैं उनसे संबंधित, जिसमें सबसे प्रमुख साम्राज्य कौन सा है, चोल साम्राज्य। तो चोल साम्राज्य की कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था रहती है, उनकी कौन सी विदेश नीति है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और सभी बच्चों से अनुरोध है कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 16,000 सब्सक्राइबरों के अपन बहुत ज्यादा करीब हैं। आप बस 100 बच्चों भी 100-150 बच्चे अगर आप सब्सक्राइब कर दो, 16,000 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। चोल साम्राज्य है वो आपके सामने जो दक्षिण भारत में 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली व सुसंगठित साम्राज्य था। मतलब चोल साम्राज्य है वो आपके सामने दक्षिण भारत का एक साम्राज्य रहता है, जो 9वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में दक्षिण भारत पे क्या करता है, आपके सामने राज करता है, जो अपनी प्रशासनिक दक्षता और आक्रमण विदेश नीति के लिए एक विशाल क्षेत्र पर प्रभाव रखता था। मतलब ये एक बहुत ही ज्यादा, जैसे आपके सामने उत्तर भारत में गुप्त काल और मौर्य काल जैसे देखने को मिला, जैसे वंशज देखने मिले उनके, उसी तरीके से दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य देखने को मिलता था। और वो फेमस था अपने किसके लिए, प्रशासन दक्षता के लिए और विदेश आक्रमण करने के लिए। आक्रमक जो विदेश नीति होती थी, विदेश से संबंधित उनकी जो नीतियां देखने को मिलती थी, उस पर वो जाना जाता था। अब विदेश नीति का अर्थ यह है कि दूसरे राज्य पे अगर उनको कमजोर दिखाई देता तुरंत कैप्चर कर लेते थे उसको। समझ में आ गया। अगले वाला पॉइंट आपका इसमें सबसे महत्वपूर्ण, प्रशासनिक व्यवस्था। उनके समय किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती थी। चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता व सुव्यवस्थित और केंद्रीकृत होते हुए भी स्थानीय व्यवस्थाएं पर आधारित थी। मतलब जो चोल साम्राज्य की अगर अपन बात करें, ये चोल साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ करता था, जो आपके सामने किस प्रकार हुआ करता था, सुव्यवस्थित तरीके से और केंद्रीकृत हुआ करता था। मतलब राजा का उस पर क्या हुआ करता था, राज हुआ करता था, राजा सारी व्यवस्थाओं को संभालता था, लेकिन व्यवस्थाएं हैं उसके जो राजा के द्वारा जो चलाई जाती थी वो एकदम सुव्यवस्थित हुआ करती थी, पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से देखने को मिलती थी। साथ के साथ स्थानीय स्वायत्ता भी देखने को मिलती थी। जिस तरीके से गुप्त काल में आपके सामने ग्रामीण और नगरीय जो समाज हुआ करता था, उनके पास स्वायत्ता, अपने फैसले लेने की स्वायत्ता हुआ करती थी, वो स्वतंत्र हुआ करते थे, उसी तरीके से चोल साम्राज्य भी अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हुआ करता था। पहला पॉइंट है इसमें केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का पहला सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन पदाधिकारी हुआ करता था, वो कौन हुआ करता था, राजा। राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, जिसे चक्रवर्ती उदारगम जैसी उपाधियां धारण करता था। मतलब चोल साम्राज्य के अंदर सबसे बड़ा केंद्रीकृत प्रणाली का जो सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था, वो कौन हुआ करता था, आपके सामने राजा हुआ करता था, जिसके पास चक्रवर्ती उदारगम जैसी उपाधियां हुआ करती थी, जो चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाना जाता था या उदारगम उपलब्ध जो उपाधियों के नाम से जाना जाता था। राजा के पास सबसे बड़ी शक्ति हुआ करती थी, वही आपके सामने सारे प्रशासन को संभालता था। साथ के साथ राजा न्यायपालिका, कार्यपालिका व सेना का भी प्रमुख हुआ करता था। मतलब राजा ही आपके सामने न्यायपालिका, जो न्यायालय से संबंधित जितने विभाग हुआ करते थे उनको संभालने का कार्य करता था। कार्यपालिका, जितने भी आपके सामने जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो कार्य हुआ करते थे उनको संभालने का कार्य करता था। साथ के साथ वो सेना का प्रमुख भी हुआ करता था।
सेना सेनापति को डायरेक्ट रूप से उपदेश देना उसका कार्य हुआ करता था, सेना को भी संभालने का कार्य किसका हुआ करता था, राजा का ही कार्य हुआ करता था चोल साम्राज्य के अंदर। अगले वाला पॉइंट है मंत्री परिषद। राजा को सलाह देने के लिए उसके लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। आज के समय भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में भी ये जो परंपरा देखने को मिलती है, जो प्रधानमंत्री होता है भारत को, उसको सलाह देने के लिए एक पूरी मंत्री परिषद होती है। उसी तरीके से उस समय के राजा के पास भी चोल साम्राज्य में भी एक मंत्री परिषद हुआ करती थी, जो राजा को मुख्य फैसलों पर सलाह दिया करते थे। मतलब अगर भाई राजा उसको हर विषयों पर ज्ञान नहीं हो सकता, तो वो अपने आसपास योग्य अधिकारी रखता था, जो सेना हो गई, न्याय हो गया, प्रशासन हो गया, कर हो गया, वाणिज्य हो गया, आपके सामने जो विभागीय मामले हो गए, सभी मामलों पर सलाह राजा को वो सलाह देने का कार्य किया करते थे। अगले वाला पद है जो उनके उनके समय देखने को मिलता था, राज्य के अधिकारी। अधिकारियों के एक सुव्यवस्थित पदानुक्रम देखने को मिलता था। मतलब उस समय जो अलग अलग प्रकार के जो अधिकारी देखने को मिलते थे, उनकी एक सुव्यवस्थित आपके सामने क्या देखने को मिलती थी, पद्धति देखने को मिलती थी, जिसमें सबसे नीचे आप सबसे ऊपर राजा, फिर उसका जो सेनापति हो गया, फिर दूसरे नंबर का जो वित्त मंत्री हो गया वो, फिर उसके नीचे और जो मंत्री परिषद, इस तरीके से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था नीचे तक चलती थी। जिसमें से सबसे बड़ा अधिकारी है, मैंने नाम बताया, अपने एक पद्धति में हुआ करते थे। अब दक्षिण भारत की जो मंत्रियों को नाम लेने का अलग जो अलग पद्धति से अलग मतलब उनका पद हुआ करता था। क्या होता था उनका नाम? पेरुदरम। पेरुदरम है वो आपके सामने चोल साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था। और सिरुदरम क्या? सबसे निचला अधिकारी हुआ करता था आपके सामने। उल्टा है, मतलब पैर सबसे नीचे होते हैं, लेकिन पेरुदरम को एक ट्रिक से बता रहा हूं, उल्टा याद कर लेना। पेरुदरम सबसे उच्च अधिकारी और सिरुदरम सबसे निम्न अधिकारी माना जाता था। राजस्व की बात करें, भू राजस्व है भाई, आप उस समय के जितने भी राजा हुआ करते थे, जो प्राचीन काल के और मध्यकालीन भारत तक, सबसे ज्यादा भू राजस्व कहां से देखने को मिलता था आपके सामने? भू राजस्व आपके सामने कहां से देखने को मिलता था? सॉरी, सबसे ज्यादा राजस्व आपको भूमि से देखने को मिलता था, जिसको भू राजस्व के नाम से जाना जाता है। जो कितना हुआ करता था आपके सामने? 1/3। मतलब अगर आपके घर खेत में 3 बोरी है, उसमें से 1 बोरी, 33.5% आपके 33% के आसपास आपके सामने क्या देखने को मिलता था? राजस्व देखने को मिलता था। भूमि का सर्वेक्षण भी नियमित रूप से किया जाता था। और खास बात यही है कि प्राचीन भूमि सर्वेक्षणों के आधार पर ही नहीं, समय समय पर भूमि का सर्वेक्षण भी किया जाता था, जिससे कोई नई उपजाऊ भूमि है या जो बंजर हो चुकी भूमि को क्या कर दिया जाता था? उसको कर से कम या ज्यादा किया जा सकता था। अगले वाला पॉइंट आपके सामने न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था किस तरीके से देखने को मिलती थी? ग्राम स्तर पर ग्राम सभाएं, जिला स्तर पर न्यायालय और केंद्रीय स्तर पर राजा का न्यायालय न्याय प्रदान करता था। मतलब अलग अलग प्रकार के जो स्तर हुआ करते थे, वहां पे अलग अलग प्रकार की सभाएं देखने को मिलती थी। सबसे निचला क्रम गांव हुआ करता था, वहां पे ग्रामीण व्यवस्था में ग्राम सभाएं देखने को मिलती थी। जिला स्तर पे न्यायालय व केंद्रीय स्तर पे आपके सामने राजा का न्यायालय न्याय प्रदान करने का कार्य करता था। मतलब जिला स्तर पे न्यायालय हुआ करते थे, केंद्रीय स्तर पे राजा का न्यायालय न्याय प्रदान करने का कार्य, जो न्यायालय है वो न्याय प्रदान करने का कार्य करता था। तो ये थी आपके सामने उस समय की जितनी भी जो सामाजिक व्यवस्था है, केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था है, वो देखने को मिलती थी। अब बात करें आपके सामने प्रांतीय प्रशासन, उस समय प्रांतों में किस प्रकार का प्रशासन देखने को मिलता था, उसके बारे में अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। प्रांतीय प्रशासन में क्या देखने को मिलता था? साम्राज्यों में मंडलों या प्रांतों में विभाजित था, छोटे छोटे भूभाग में विभाजित कर दिया गया। छोटे छोटे, आज के समय में अपना जो भारत देश है वो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है ना, तो उसी तरीके से उस समय चोल साम्राज्य में भी वो प्रांतों में बटा हुआ करता था, उसको मंडलों के नाम से जाना जाता था। जिसका मुखिया कौन हुआ करता था? शाही परिवार का सदस्य या उच्च अधिकारी हुआ करता था। मतलब चोल साम्राज्य का ही कोई बड़ा व्यक्ति है, उसी को मुखिया, उसी जो परिवार के ही किसी व्यक्ति को उनका मुखिया बना दिया जाता था, या फिर कोई बड़ा जो राजा उसके करीबी कोई व्यक्ति उसको अधिकारी बना दिया जाता था। अगले वाला पॉइंट है मंडल। वलनाडु कमिश्नरी, वलनाडु नाडु जिले में और नाडुकुरम गांवों का समूह में बट गए। अब देखो अलग अलग 3 भागों में और बांट दिया गया। वलनाडु, वलनाडु मतलब कमिश्नरी, पूरा राज्य। फिर वलनाडु नाडु,
वह नाडु का नाडु नाडु बचा है सिर्फ। नाडु क्या हुआ करता था, जिला हुआ करता था। और नाडु कुरम को किस नाम से जाना जाता था, सबसे छोटी इकाई गांव के नाम से जाना जाता था। तो उस समय भी शासन प्रणाली 3 भागों में बटी थी, कमिश्नरी, जिला व गांव में बटी हुई हुआ करती थी। और प्रांतों को, छोटे बड़े बड़े जो पूरा राज्य उसको छोटे जो छोटे छोटे प्रांतों में बांटा गया था, उनको मंडलों के नाम से जाना जाता था। अगला है स्थानीय स्वशासन, ग्राम प्रशासन। यह चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण व अनूठी विशेषता करती थी। गांव है, जो गांवों का जो प्रशासन है, यह चोल जो प्रशासन देखने को मिलता था, उसकी सबसे महत्वपूर्ण व अनूठी विशेषताओं में से हुआ करता था। मतलब चोल प्रशासन है वो सबसे महत्वपूर्ण आपके सामने प्रशासनिक दृष्टिकोण से वह सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन हुआ करता था, सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक था। पहला हिस्सा है उसका उर। उर क्या हुआ करती थी, सामान्य ग्राम सभा जहां पर सभी लोग हिस्सा लिया करते थे। तो ये कंपटीशन की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उर किसे कहा जाता है। तो उर क्या हुआ करती, सामान्य ग्राम सभा हुआ करती थी जो चोल साम्राज्य में हुआ करती थी, और उसमें सभी के सभी चोल साम्राज्य के जितने भी शासक हुआ, जो निवासी हुआ करते थे, वो उसमें हिस्सा लिया करते थे। अगले वाला पॉइंट है सभा या महासभा। विशेष रूप से ब्राह्मण बस्तियों में ब्राह्मण देवों के लिए हुआ करती थी। मतलब क्या है, सभा या महासभा क्या हुआ करती थी, जो ब्राह्मण की बस्तियां हुआ करती थी, उनको ब्राह्मणों को वो जमीन है दान दी जाती थी। उसको किस नाम से जाना जाता था, उसको ब्राह्मण देह के नाम से जाना जाता था। और वहां जो लोग उसमें भाग लेते थे, उसको सभा या महासभा के नाम से जाना जाता था। यह सब चीजें आपके सामने, सभा या महासभा अधिक संगठित और शक्तिशाली हुआ करती थी, जिनके पास सबसे ज्यादा शक्तियां देखने को मिलती थी। यह सभाएं भूमि प्रशासन, कर संग्रह, न्याय व सार्वजनिक कार्यों को प्रबंधन करती थी। मतलब ये जितनी भी जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी, क्या करती थी, जो सभा या महासभा क्या करती थी, आपके सामने कर का संग्रह करती थी, भूमि प्रशासन को संभालती थी, सार्वजनिक कुएं, सड़क व मंदिरों के प्रबंधन करने का कार्य किया करती थी। आपके सामने समझ में आ गया आपको। तो और एक सामान्य गांव की सभा हुआ करती थी, सभा में महासभा कहाँ हुआ करती थी, जहाँ पे ब्राह्मण लोग हैं वो इसमें भाग लिया करते थे, और यही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ करती थी, जिनके पास भूमि प्रशासन से संबंधित, सभाओं में भाग लेने से संबंधित सब अलग अलग अधिकार देखने को मिलते थे। अगले वाला पॉइंट है समितियां। महासभा विभिन्न समितियों में वारियम के माध्यम से कार्य करती थी। मतलब जो अलग अलग प्रकार की महासभाएं देखने को मिलती हैं, वो अलग अलग प्रकार की समितियों के माध्यम से भी कार्य करती थी। जिसमें पहली समिति थी उद्यान समिति। उद्यान समिति क्या होता है, टोटट वरियम। जलाशय समिति को एरीवरियम के नाम से जाना जाता था। मतलब उद्यान, जो बगीचे वगैरह के लिए एक समिति का निर्माण किया जाता था, जिसको टोटट वरियम के नाम से जाना जाता था। जलाशय, जोड़, पोखर, आपके सामने कुएं वगैरह को निगरानी करने के लिए एक जलाशय समिति हुआ करती थी, उसको एरीवरियम के नाम से जाना जाता था। सोनेक से संबंधित आपके सामने चीजों को श्रवण समिति हुआ करती थी, जिसको पौन वरियम के नाम से जाना जाता था। तो ये सब चीजें आपके चोलों की जो ग्रामीण प्रशासनिक प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी देखने को मिलती है। अच्छा, इसमें एक शिलालेख देखने को मिलता है, उत्तर मेरु शिलालेख। समझ में आ गया। उत्तर मेरु शिलालेख है वो चोल साम्राज्य से संबंधित है, जहां पे उत्तर मेरु शिलालेख ने क्या है, चोल साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी हम सबको दी है। अगले वाले पॉइंट की तरफ अगर अपन बढ़े, विदेश नीति की तरफ। चोलों की आपके सामने विदेश नीति विस्तारवादी व आक्रामक थी। तो चोलों ने क्या की, जो विदेश नीति आपके सामने विदेश नीति थी उनकी, वो विस्तारवादी थी और आक्रमणकारी विदेश नीति के नाम से जाना जाता उनको। उनके द्वारा उनका उद्देश्य व्यापार पर नियंत्रण और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना था। मतलब वो दूसरे राज्यों पर क्या कर लेते थे, तुरंत आक्रमण करके उनको जीत लेते थे, जिससे क्या व्यापार अच्छे से चल सके और आपके सामने जो उनका साम्राज्य उसका भी विस्तार हो सके। अब इनकी जो विदेश नीति के बारे के प्रमुख पॉइंट पढ़ेंगे। पहला है साम्राज्य विकास। चोल राजाओं द्वारा, चोल जो प्रमुख राजा हुआ करते थे, जिसमें राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण भारत के अन्य जो साम्राज्य देखने को मिलते थे, चोर, पांड्या, गंग पर विजय प्राप्त करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो आपके सामने जो चोल राजा हुआ करते थे, जिसमें राजा प्रथम है, राजेंद्र प्रथम ने, इन्होंने अपने आसपास जो अन्य साम्राज्य देखने को मिलते थे, चेर, पांड्या व गंग पर इन्होंने क्या किया, इन पे विजय प्राप्त की और एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य का इन्होंने निर्माण किया। अगले वाला पॉइंट है नौसेना शक्ति।
चोलों के पास एक विशाल शक्तिशाली नौसेना हुआ करती थी। मतलब जो चोल साम्राज्य हुआ करता है उसके पास एक विशाल, बहुत बड़ी विशाल नौसेना हुआ करती थी, जिससे उनकी विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिसने क्या क्या आपके सामने जो इनकी विदेश नीति है उसको विस्तार करने में इनका बहुत बड़ा, उस जो विदेश नीति है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा आपके सामने। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट आपके सामने श्रीलंका पर विजय। राजा राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की और राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका पर को कब्जा कर लिया। मतलब राजा राज प्रथम ने श्रीलंका का, सबसे पहले राजा राज ने क्या किया, श्रीलंका की तरफ अपना विजय अभियान शुरू किया और श्रीलंका का जो उत्तरी भाग है उसको जीत लिया। फिर राजेंद्र प्रथम आया, वो उससे भी शक्तिशाली राजा हुआ करता था, उसने क्या किया, पूरे श्रीलंका को अपने अधीन कर लिया। तो ये सिर्फ आपके सामने जो अपने दक्षिण भारत का ही राज्य नहीं बल्कि श्रीलंका को भी इन्होंने जीता था। दक्षिण पूर्वी एशिया पर अभियान। राजेंद्र प्रथम ने सुमित्रा में श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध आपके सामने नौसेना अभियान चलाया था लगभग 1025 में, जिसमें मलक्का जलमड्रू मध्य है उसके व्यापार पर चोलों का नियंत्रण स्थापित हो। मतलब इन्होंने सुमात्रा आपके सामने जो यही वाला श्रीलंका वाला जो राज्य है इस पर इन्होंने क्या विजय अभियान चलाया था, नौसेना अभियान, जिससे आपके सामने पूरा का पूरा उस जो श्रीलंका और भारत के बीच में जो मलक्का जल संधि इस पे इन्होंने पूरा का पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और भारत का इतिहास का पहला सफल नौसैनिक अभियान था। और भारत के जितने भी शासक हुआ करते थे उसमें से पहला ऐसा ये शासक हुआ करता था राजेंद्र प्रथम, जिसने सफल विदेश नौसैनिकों का अभियान चलाया था। अपने सैनिकों को नौसेना के माध्यम से इन्होंने दूसरे देश में भेजकर क्या क्या था, श्रीलंका पर विजय हासिल की थी। अगले वाला पॉइंट है चीन के साथ संबंध। चोल शासकों ने चीन के साथ व्यापारिक व राजनीतिक संबंध भी स्थापित किए थे। मतलब जो चोल शासक हुआ करते थे इन्होंने श्रीलंका को नहीं जीता, भारत के दक्षिण भारत पर इनका बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं देखने को मिलता था, बल्कि चीन राज्य के साथ इनके साथ बहुत ज्यादा इनके व्यापारिक और राजनीतिक संबंध देखने को मिलते थे, जिसमें इन्होंने रेशमी मार्ग और समुद्री मार्ग को बढ़ावा दिया। जिसमें इन्होंने क्या किया, जो रेशमी मार्ग हुआ करता था उसको और जो समुद्री मार्ग हुआ करता था उसको बढ़ावा देने का कार्य किया। रेशमी मार्ग जो जिसको सिल्क रूट के नाम से बोला जाता है, जहां से जिसके माध्यम से चाइना होते हुए जो मध्य एशिया है उसका जो रास्ता जाता था, उसको व्यापारिक रास्ता जाता था, उसको रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। भारत, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान तक होता है जो रूट निकलता है, इसको सिल्क मार्ग के सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। एक व्यापारिक रास्ता हुआ करता था जिसपे चीनी साम्राज्यों का क्या हुआ करता था, नियंत्रण हुआ करता था। तो चोल साम्राज्य ने उनके साथ राजकीय संबंध स्थापित किए ताकि जो समुद्री व्यापार है वो और ज्यादा आगे बढ़ सके। तो इसके माध्यम से आपके सामने चोल साम्राज्य की दक्षता, विशेषकर उनके स्थानीय स्वशासन और उनकी शक्तिशाली नौसेना आधारित विदेश नीति भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। मतलब चोल प्रशासन के द्वारा आपके सामने जो उनके द्वारा शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया गया, जो विदेश नीति का प्रयोग किया गया, यही भारतीय इतिहास के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताती है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना।